गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे ये कौन? गुड सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी ये जो किसी ने लगा, अरे लोकेश शर्मा कौन? लोकेश शर्मा, लोकेश, लोकेश, लोकेश शर्मा, आवाज आ रही क्या? लोकेश, दो बच्चों एक बार मैं वापस से रिपीट कर दूं आपको। कई बच्चे अभी लास्ट परसों शनिवार को क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिसोर्स है जो यूज भी है और मिस यूज भी है। तो कोई भी स्टूडेंट इस प्रकार की ये धारणा अपने दिमाग में नहीं बैठा है कि मैं ऑनलाइन क्लास में किसी प्रकार से बदतमीजी कर दूंगा और उसका पता नहीं लग पाएगा। तो मैं बता दूं, ये टेक्नोलॉजी ही आप लोगों को, आवाज नहीं आ रही है लोकेश शर्मा, आवाज आ रही बच्चों? आवाज आ रही सबको? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास के दौरान अगर किसी को पढ़ाई नहीं करनी है तो कुछ जबरदस्ती आपके साथ नहीं, सब आप लोग फोर्स नहीं या पढ़े ही। क्योंकि मैं ये बात बार रिपीट कर चुका हूं कि सभी विद्यार्थी या सभी दुनिया के सभी स्टूडेंट अगर सक्सेस होने लगे, सभी अगर सफल होने लगे, तो सर पूरे विश्व में से क्राइम या अपराध बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो कुछ विद्यार्थी, कुछ व्यक्तियों का समाज में अपराधी होना भी जरूरी है। तो ये ध्यान दीजिए, जिसकी प्रवृत्ति जिस प्रकार के वो उसी प्रकार के एक्ट को अपनाएगा। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये लोकेश शर्मा कौन? मैं फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, लोकेश, लोकेश आवाज आ रही क्या? यस सर आ रहे। बेटा ये आपने जो लगा रखा ना, आपने क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, स्टिकर आपने लगा रखा है, आईडी में जो फोटो लगा रखी उसको चेंज करोगे आप, ठीक है ना लोकेश? ठीक है? यस सर हटा रहा हूँ। हाँ बेटा, अपने नाम, आप अपने फादर की फोटो लगाओ ना, अपनी मदर के लगाओ, अपने खुद के लगाओ, नहीं तो अपने स्कूल के लगा दो, अपना नाम लिख दो। थोड़ा ध्यान, हालांकि किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, ये गलत नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आज आप लगाएंगे तो कल और कोई लगाएगा। तो इसलिए आप अपने स्कूल का या अपनी अपने खुद का नाम से ही आप लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करें, ठीक है? तो कोई भी स्टूडेंट, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि अगर ऑनलाइन क्लास के दौरान अगर वो बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अब्यूज शब्दों का प्रयोग कर रहा है, और वो ये सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया या बहुत बड़ा तीर मार लिया, तो मैं उस विद्यार्थी या उस व्यक्ति के लिए कहना चाहूंगा कि अगर वो ऑनलाइन क्लास में अगर अब्यूज शब्दों का प्रयोग कर रहा है किसी भी लड़की या किसी टीचर के लिए, तो बच्चों मैं बाकी को कहना चाहूंगा कि वो अब्यूज शब्द जो है वो आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, वो उसके फादर, उसकी मदर, उसकी सिस्टर के लिए। अगर वो यूज कर रहा है तो, और वो ये सोचता है कि मुझे मेरा पता नहीं लग पाएगा, तो ये उसकी बेवकूफी है। क्योंकि जितने भी हमारे पास ऑनलाइन जो गैजेट्स है बच्चों, समझ आ रहा है ना, ये गैजेट्स हम लोगों की हेल्प के लिए बने, यूज के लिए बने। हम उसका अगर मिसयूज करने जाएंगे, आप देखते हो, जैसे मान लीजिए आप देखते हो साइबर जो क्राइम, जो अपराधी होते हैं, उनको पुलिस कहीं ना कहीं महीने 2 महीने साल भर बाद पकड़ी लेती है। तो वो अपराधी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा पता नहीं लगता, लेकिन वो उनकी पोल, उनका सीक्रेट, उनके जो गैजेट्स होते हैं, यानी उनके मोबाइल्स हैं, उनके जो कंप्यूटर्स हैं, वही उनकी पोल खोलते हैं। तो आप ये नहीं सोचे कि आप लोग के द्वारा प्रत्येक जो वॉइस या प्रत्येक जो आप लोग चैट करते हो, या मैं जो बोल रहा हूं बच्चों, एक एक शब्द, एक एक अक्षर हमारे सर्वर में रिकॉर्ड है। ये ध्यान से सुनना। आवाज आ रही सब तक मेरी? यस आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही क्लियर? यस सर। तो इसका मैं सभी को मैं वार्न नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को एक बड़े के नाते एक यूं कह सकता हूं बच्चों, समझा रहा हूं। आप इसको अदर वे में नहीं लेके जाएं कि सर हमें डांट रहे हैं। मैं उन बच्चों को केवल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उन्हें समझा रहा हूं, उन्हें मोटिवेट कर रहा हूं, राइट? क्लास अगर नहीं लेनी तो कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आप ये तो जानते होंगे कि क्या सभी विद्यार्थी पढ़कर डॉक्टर तो बनेंगे, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आपके नंबर कम आ जाएंगे या फेल हो जाओगे तो आपका कैरियर बर्बाद नहीं होगा। आपके पास यू हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस, और यू कह सकते यू हैव चूज, सर यू हैव टू चूज योर, यू कह सकते स्ट्रीम फॉर योर फ्यूचर। आप अपने लिए कोई भी चूज कर सकते हैं, ओके? ये चूज करोगे ऐसी बात नहीं। तो इसके लिए आप अभी क्लास के दौरान सभी डिसिप्लिन रखें, और उन विद्यार्थियों को मैं साफ कहना चाहूंगा कि आप उस प्रकार का ध्यान रखो जैसे हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं। ये देख लो आप,
तो मैं आप इसको समझने प्रयास कीजिए कि अगर कोई भी विद्यार्थी आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आप उसे नजरअंदाज करना सीखें। हाँ, ये अलग बात है कि उसको ज्यादा तरीके नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं है। अगर कोई ज्यादा ओवर में जाके आपको परेशान करता है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको शिकायत भी करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें क्लास को। यस सर। ठीक है। यस बच्चों सर। एक बात ध्यान, आप अपनी एक दो बच्चे अपनी वीडियो को चालू कर लीजिए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वीडियो को चालू कर लो एक दो। नेहा प्रजापत, सोनाक्षी, प्रेरणा, विजय कुमावत, पूजा। ठीक है बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें। अब आज का टॉपिक मैंने ज्यादा टाइम ना खराब कर दो, स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख रहा हूं इंपोर्टेंस यानी एलएनडी जनन का महत्व। और आई हैव ऑलरेडी रिपीटेड दिस पॉइंट, ये मैं इसको पहले रिपीट कर चुका हूं बच्चों प्रीवियस वीडियो में, आप ध्यान दे दो। नंबर 1, देखो एलएनडी जनन की विधि हमने पढ़ ली। एलएनडी जनन का कायिक जनन का जो प्रकार, जो उसमें मैं क्वेश्चन लिखा था बच्चों, ध्यान में सुनना। क्वेश्चन क्या था? कायिक जनन भी एलएनडी जनन ही है, कारण दीजिए। तो आप कारण क्या दोगे कि कायिक जनन एलएनडी जनन की विधि है। एक बार ध्यान दो बच्चों, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक रिप्रोडक्शन का एक प्रकार हो सकता है। ओके, इन योर, अगर बात हम कर इन योर हायर क्लासेस, व्हेन यू कह सकते हैं, जब आप लोग यू कह सकते, व्हेन यू एंटर्ड इन बीएससी एमएससी। ओके, तो वहां पर आपको लगेगा सर देयर आर 3 टाइप ऑफ द या 3 काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन। तो आप लोग सोचो जीएल सर में गलत पढ़ा है, ऐसा नहीं, गलत नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन अपने आप में एलएनडी जनन ही है। तो वी कैन, you can say we can include in asexual and we can also separate kind, हम उसको सेपरेट काइंड में भी क्या कर सकते, स्टडी कर सकते हैं। तो एलएनडी कायिक जनन एलएनडी जनन ये मैंने बता दिया था, क्योंकि इस कायिक जनन में भी एलएनडी जनन की तरह एक ही जनक भाग लेता है। जो मैंने समझाया था आपको, जो समझो एक बार, आलू, एक बार वापस रिपीट करो। आलू का हमारे पास क्या कंद है, और आलू का जो कंद जिसका जो आप सब्जी बनाने करते हैं वो बच्चों कौन है? तना है, अंडर ग्राउंड स्टेम, भूमि का तना। प्याज, लहसुन, जो प्याज और लहसुन किस प्रकार तने बच्चों? बल्ब, बल्ब प्रकार के। ओके, और उसी प्रकार अदरक और हल्दी की बात हम करें बच्चों, आपका अदरक देखा ना आपने, अदरक और हल्दी। तो अदरक और हल्दी हर घर के अंदर होता है। तो जिसको आप रोज अपनी यूज कर सकते हो, उंगली में कूटते हैं, वो अपने आप में अदरक जो टुकड़ा है बच्चों, तना है। समझ आ रहा है? कौन सा? भूमिगत। ये तने का कौन सा प्रकार है? प्रकंद। और देखा होगा उसके तने में छोटी छोटी पर्व संधियां होती, जस्ट लाइक अवर फिंगर। हमारी फिंगर बच्चों ये लाइन दिखाई दे रही ना, तो वैसे इनको हम बोलते हैं तने में पर्व संधि है, नोड और इंटरनोड्स। बच्चों आवाज आ रही मेरी? यस सर। आप एक दो बच्चे मैंने कहा, आप अपने एक दो बच्चे अपने वीडियो को चालू कर लीजिए आप लोग, ताकि मुझे पता लग जाए। अच्छा मुझे इस समय आपको कितने वीडियो दिखाई दे रहे बच्चों इस समय? बच्चों आपको एक दिखाई दे रहा है? किसका? यस सर। है आपका सर। चलो ठीक है, तो मैं ये तो सही बताया। अच्छा, अब आपके मैं जो वीडियो चालू करता वो आपको स्क्रीन में दिखाई देता है क्या? जो बच्चे वीडियो नो सर। दिखाई देता है ना बाकी बच्चों को भी? यस सर। नो सर। अच्छा चलो ठीक है, इसलिए आप लोग नहीं चालू करते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक तो चालू कर सकते हैं। चलो पूजा आरती, चलो ठीक है, ओके बस इतना बहुत है, इतना बहुत। एक रेस्पॉन्स के लिए एक वो होता है। हाँ, अब ध्यान दो, एक बार सोनाक्षी वापस आके चलेगी। अब ध्यान दो, मैंने अभी बताया कि ये सभी तने, और इनके तनों का, अगर हम इनके तनों के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर अगर हम लोग जमीन में रोपण करते हैं तो बच्चों कुछ ही दिनों में इनसे नई कलिकाओं का विकास होता है, जैसे बीज से होता है। तो बच्चों किसी भी पादप का अगर हम उत्पादन बीज से करते हैं बच्चों, बीज से करते हैं, तो वो लैंगिक जनन है। और किसान, आप अपने आप में किसान, एक किसान नहीं बच्चों, ये अलग बात है कि हमारे इंडियन फार्मर की दशा बहुत ही दयनीय है। और इसके पीछे का जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारा मीडिया है, हमारे यू पॉलिटिशियंस हैं। और आप बोलोगे सर हाउ, हम लोग समझ पा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा बच्चों, इंडिया में और अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, क्या इन सभी देशों के अंदर समाज का क्या वर्गीकरण नहीं है? क्या? हाँ है। क्या वहां पर किसान नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है, वहां टीचर नहीं है, वहां लेबर नहीं, सब है। लेकिन बच्चों अमेरिका की कभी किसान की फोटो अगर आपने देखी होगी तो देखा होगा वेल अप टू डेट दिखाते उसको, उसका पहनावा, उसका, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, बिल्कुल आप देखोगे कि ऐसा लगता है जैसे कि हमारे यहाँ का कोई वेल डेवलप्ड या यू कह सकते धनी आदमी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
अमेरिका के किसान की कभी आपने फोटो देखी बच्चों? तो आपने देखा होगा कि अमेरिका की किसान को अमेरिका जो सरकार, अमेरिका की गवर्नमेंट है, वो उसको इस प्रकार हाईलाइट करती है कि बाकी देशों के कंट्रीज पर उसका इफेक्ट पहुंच जाए। लेकिन हमारे भारत में किसान की तस्वीर जब भी कभी हम टीवी में देखते हैं या किताब में, पेपर में, फोटो में, तो देखा होगा फटी पुराने कपड़े, सिर पर छापा, फटी बनियान और जमीन नीचे बंदर दिखाते हैं और बिल्कुल चेहरे पर झुर्रियां। तो ये हमारे देश की सरकार या देश की मीडिया इसके जिम्मेदार है कि हमारे किसान की दशा दयनीय बच्चों है, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारी मीडिया भी है, क्योंकि हमने हमारे किसान को, अच्छा बच्चों मुझे बताओ, आप हमारे देश के इंस्पेक्टरों को कैसे दिखाते हो? इंस्पेक्टर की फोटो बिल्कुल वेल अप टू डेट दिखाते हैं। पॉलिटिशियन देखो, आप किसी पॉलिटिशियन की फोटो बिल्कुल आप देखोगे कि बिल्कुल जेंटलमैन दिखाते हैं। एक बड़ा अमीर आदमी को हम लोग हमारे जेंटलमैन दिखाते हैं, सूट में, टाई बेल्ट में दिखाते हैं। बड़े स्पोर्ट्समैन को, बड़े एक्टर को, बड़े एक्ट्रेस को हम इनको अच्छे दिखाते हैं। लेकिन हमारे किसान की स्थिति जब भी हम दिखाते हैं तो दयनीय दिखाते हैं। ये अलग बात है कि उसकी दयनीय है, लेकिन उसको मार्केट में या उसको बाहर विदेश में भी हमने उसको एक दयनीय दिखाने का काम हमारी इंडियन गवर्नमेंट करती है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या आता है, हमने बच्चों को पढ़ाया क्या? जो फटे पुराने कपड़ों में रहे, जो चिंता में रहे, वो हमारे देश का किसान अन्नदाता है। तो हमने बच्चों को सिखाया क्या? किसान की तस्वीर ही बच्चों गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर उस किसान का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या सिखाया जाता है? जो जेंटलमैन हो, जो टाई बेल्ट सूट पहनता है, वो जेंटलमैन है। इसीलिए हम किसानों की दयनीय स्थिति समाज में जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं, क्योंकि हमने हमारे बच्चों को स्कूलों के अंदर, किताबों में, पेपर में हमने हमारे किसान को लेकर उसका आइडेंटिटी ही गलत दिया हुआ है। ओके बच्चों, लेकिन अगर बात, तो वही मैं कहना चाहूंगा, किसान वो व्यक्ति है जो हमारे लिए अपने खेत रूपी प्रयोगशाला में, क्योंकि खेत उसकी लेबोरेटरी है और किसान एक साइंटिस्ट है जो पिछले कई सालों से, हजारों सालों से किसान ही जमीन में हल चलाकर हमारे लिए, हमारे सब लिए खाना, अन्न पैदा कर रहे हैं। जो खाना, जो सब्जी, जो इडली, डोसा, जो भी आप खाना खाते हैं, बड़े से बड़ा अमीर आदमी वो जो खाना खाता है वो उस किसान की मेहनत है। तो एक्चुअल में किसान जो खेती करता है वो लैंगिक जनन बच्चों, क्योंकि बीज डालकर अगर जनन करेगा, लैंगिक जनन, ध्यान दीजिए, बीज का उपयोग हो रहा है। ओके, अगर किसान किसी पादप या किसी खेती को किसी पादप के जड़ से करता है, तने से करता है या पत्ती से करता है, तो वो कौन सा जनन होगा? अलैंगिक। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जिस किसान की बात हम करते हैं कि हमारा किसान अनएजुकेटेड है, बच्चों गलत। किसान हमारा अनएजुकेटेड जरूर हो सकता है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास अनुभव है, उसके पास पिछले 20, 30, 40 सालों का, उसकी पीढ़ियों का अनुभव है। तभी तो बच्चों हमारे लिए हर साल अलग अलग प्रकार की फसल, अलग अलग प्रकार के अनाज, अलग अलग प्रकार दाल, अलग अलग प्रकार के मसाले होते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा ना जाते एक बात बोलूंगा कि अगर खेत में हम लोग नई फसल की प्राप्ति के लिए बच्चों हम आलू के कंद ले, बता रहा मैंने आपको, और आलू के कंद, आलू तना, इसका कैसे पता लगेगा? क्योंकि उसके कंद में क्या दिखाई देंगे आपको बच्चों? पर्व संधियां। ओके, और आलू की पर्व संधि से छोटी छोटी कलिका निकलती है, जैसे कि गन्ने से निकलती है, मक्का में निकलती, देखा होगा तने से, क्योंकि पर्व संधियों से छोटी छोटी कलिका निकलती है, जिसे बोलते हैं अपस्थानी कलिका। तो अगर किसी आलू की छोटी छोटी कलिकाओं को आपने कल क्या नाम दिया था बच्चों? आंख दिया था ना। तो आलू की आंख युक्त छोटी छोटी कलिका को काटकर अगर हम जमीन में रोपण करते हैं तो बच्चों 2 से 2-2.5 साल बाद, 2-2.5 महीने या 3-4 महीने बाद हमें आलू की नई फसल प्राप्त होगी। और ना केवल नई फसल प्राप्त होगी, बल्कि जमीन में हमें नए कंद भी प्राप्त होंगे। क्योंकि अगर आप आलू के तने को जमीन में अगर गाड़ेंगे तो बच्चों 2-2.5 महीने बाद में आपको जमीन में नए आलू प्राप्त होंगे। क्या? यस सर। तो ये कौन सा जनन हुआ? अलैंगिक। तो ज्यादा लंबा लेक्चर ना देते हो, सिंपल है। अलैंगिक जनन का महत्व जल्दी आप लिखो, मेरे साथ पॉइंट करोगे। नंबर 1 सुनो, अलैंगिक जनन निम्न वर्ग के प्राणी में होता है। अलैंगिक जनन उन प्राणियों में होता है जिनमें लैंगिक जनन नहीं कर सकते, वो अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में समय कम लगता है। पूजा आरती लिखो बेटा आप लोग, अलैंगिक जनन में समय कम लगता है। इट इज ए सिंप्लेक्स काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन, ये जनन का सबसे सिंपल प्रकार है। और ये उन प्राणियों के लिए वरदान है बच्चों जो लैंगिक जनन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ गया? ओके, तो ये उन प्राणियों की नई जाति की उत्पत्ति के लिए, सॉरी, जैव विकास के लिए क्या वरदान है क्या? हाँ, आप उसको आपके नजरिए से मत देखो,
अलैंगिक जनन आप लोगों के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट, अलैंगिक जनन समय कम लगता है। अलैंगिक जनन से हम किसी उत्तम या श्रेष्ठ सजीव या पादप या जंतु की लंबे समय तक नई जाति प्राप्त कर सकते हैं। एक बात ध्यान दो, क्योंकि अलैंगिक जनन से उत्पन्न सजीव क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। तो यदि कोई बैक्टीरिया या कवक अगर उत्तम गुणों का है, तो उत्तम गुणों यानी क्वांटिटी क्वालिटी से अगर कोई भी पादप उत्तम है, तो हम ये चाहेंगे कि उसी प्रकार की संतति हमें कई सालों तक प्राप्त होती रहे। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? अलैंगिक जनन, क्योंकि अलैंगिक जनन से किसी प्रकार से कोई भी भिन्नता उत्पन्न नहीं होती। निर्मल समझ आ रहा है? तो अलैंगिक जनन द्वारा हम क्या कर सकते हैं? लंबे समय तक उत्तम गुणों वाली संततियां प्राप्त कर सकते हैं, समय कम लगता है। अलैंगिक जनन करने वाले जनक कम समय में बहुत अधिक संख्या में, इस लाइन को डबल स्टार करके लिखना, इसको डबल स्टार करके लिखना, बहुत कम समय में बहुत अधिक संख्या में संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे मैंने बता दिया अभी आपके सामने, आलू की फसल अगर आप बच्चों आलू की फसल अगर आप लोग लैंगिक जनन से पैदा करने जाएंगे तो समय अधिक लगेगा, और अलैंगिक जनन से करने जाएंगे तो समय कम लगेगा। ओके, ठीक है। एक और लिख सकते हो अलैंगिक जनन, एक और लिख सकते हो उच्च पादपों में अलैंगिक जनन, और अलैंगिक जनन का प्रकार कौन सा होता है? कायिक जनन, सब जानते हैं। उच्च पादपों में अलैंगिक जनन के कायिक प्रवर्धन द्वारा नवीन या नई संतति या नई फसल प्राप्त की जाती है। और एक बार आप लिखना तो बहुत सारे लिख दोगे तुम लोग। देखो अलैंगिक जनन, मुझे बताओ बच्चों, क्या सूक्ष्म जीव 10वीं चैप्टर में पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कवक, जीवाणु, क्या ये मानव कल्याण के लिए यूजफुल है क्या? यस सर। जो सूक्ष्म जीव मानव कल्याण के लिए उपयोगी है, उद्योग में, घरेलू में, डेयरी में, चमड़े में, जैव उर्वरक के रूप में, जैव कीटनाशक के रूप में, वायु मल में, गोबर गैस में, तो क्या उन सूक्ष्म जीवों की आप अगर शीघ्रता से वृद्धि करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा तकनीक सबसे बेटर होगा? अलैंगिक जनन। अब तो आगे तो मानव कल्याण के काम आने, क्योंकि हम जानते हैं जितने एंटीबायोटिक होती है बच्चों किससे बनती है? सूक्ष्म जीवों से। मैंने पढ़ा था, याद करो, सूक्ष्म जीवों से निर्मित वे रासायनिक पदार्थ जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। तो एंटीबायोटिक है, टीके हैं, या डेयरी उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, चाय उद्योग है, रेशम उद्योग है, फाइबर, इन सभी में हम सूक्ष्म जीवों का यूज तो करते हैं। तो हमारे काम आने वाले सूक्ष्म जीवों का हम बच्चों क्या करते हैं? कृत्रिम संवर्धन माध्यम में इनकी वृद्धि करते हैं, और ऐसा वृद्धि करने से ये जीवाणु क्या करेंगे? अलैंगिक जनन। ठीक उसी प्रकार क्या क्रिया आपके घर में भी होती है? हाँ बच्चों, अगर रात की सब्जी सुबह खराब हो जाती है तो बताओ सब्जी में जीवाणु सब्जी में पैदा हुए या सब्जी से पैदा हुए? सब्जी में। क्योंकि बैक्टीरिया कहां पर थे? वायु में थे। तो वायु में बैक्टीरिया को क्या मिल गया? भोजन, मतलब आपकी सब्जी। और सब्जी में क्या था? स्टार्च। यस सर। स्टार्च को उन्होंने चेंज किस में किया? मैंने बताया 3 एंजाइम छोड़ दिए, जाइमेज, अमाइलेज, याद है? याद है बच्चों आपको? यस सर। याद होगा आपको, है ना? और एक कौन सा? माल्टेज। तो ये एंजाइम से वो आपकी सब्जी में मौजूद कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को किसमें चेंज कर देंगे? ग्लूकोज में। और फिर ग्लूकोज का क्या करेंगे? अनोक्सिक श्वसन। अनोक्सिक श्वसन में क्या बनेगी? ऊर्जा। ऊर्जा का उपयोग वो जीवाणु खुद करेंगे, किसमें? अपनी वृद्धि में। वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे? अलैंगिक जनन। और देखते देखते आपकी सब्जी सुबह तक होते बिल्कुल उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है। अगर आप उसको और लंबे समय छोड़ दो, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और छोड़ दीजिए, तो पूरी रसोई में स्मेल फैल जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया और ज्यादा अलैंगिक जनन करेंगे, और जितना अलैंगिक जनन करेंगे उतनी उनकी संख्या बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा अनोक्सिक श्वसन होगा, और उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैलेगी, जिससे आपके रसोई या आपके कमरे में स्मेल फैल जाती है। अब तो समझ आ गया होगा ज्यादा टाइम। चलो अलैंगिक जनन का मैथ समझने के बाद अब मैं जल्दी से ले चलता हूं
ये जरूर करोगे। एक और लिख लो बच्चों चाहो तो आप, जो एलेंगी जनन की विधि का नाम है, मतलब एलेंगी जनन की विधि उत्तक संवर्धन, लिखो एक बार, एलेंगी जनन की उत्तक संवर्धन तकनीक, लिखो एक बार, एलेंगी जनन के उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा हम किसी जीव का कम समय में, अब वो जीव बैक्टीरिया हो सकता है, कवक हो सकता है, समझ आ रहा है, कोई जीवाणु हो सकता है, यहां तक कि बच्चों वो आपका उच्च पादप हो सकता है। ये अभी टाइम नहीं, मैं आपको समझाता। उत्तक संवर्धन एलेंगी जनन नहीं है। अब वो कैसे समझो, देखो इस तकनीक में भी क्या करते हैं, किसी पादप या जंतु के शरीर की या भाग की किसी एक कोशिका को, एक कोशिका पादप, सुनो आपका पादप गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, पीपल, पपीता, कोई पादप, उस पादप की जड़, तना, पत्ती से एक कोशिका लेंगे, उस कोशिका का हम एक संवर्धन माध्यम, एक ऐसा माध्यम तैयार करेंगे एक पात्र में जिसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ होंगे, वो सारे पोषक पदार्थ जो किसी कोशिका की वृद्धि और विकास के लिए हो सके। तो पादप की उस कोशिका को उस कृत्रिम संवर्धन पोषक माध्यम में डालेंगे, सुन रहे हो क्या, जिससे कुछ ही दिनों में उस कोशिका में लगातार विभाजन करने से पहले कैलस का विकास होगा, फिर कैलस के बाद में उसके अंदर जड़ तना का विकास हो जाएगा, और देखते देखते लेबोरेटरी के उस पात्र में बहुत सारे छोटे 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 लाखों करोड़ों पादप तैयार हो जाएंगे। उन पादपों को हम प्रयोगशाला से निकालकर खेत में जाकर स्थापित कर देंगे। इस तकनीक का नाम क्या है, उत्तक संवर्धन। क्या इस तकनीक में कहीं पर भी आपने देखा क्या अर्थ विभाजन हुआ? नो सर। इस तकनीक का नाम क्या बच्चों, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। मैं आपको बताऊंगा आप क्या जाएगा, आप समझिए। देखो हर वो विधि एलेंगी जनन है बच्चों जिसमें निषेचन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, समझ आ रहा है? देर आर नो meiosis division, no fertilization, no gametes formation, okay, in asexual reproduction, or all the kind of the reproduction are included in asexual, whereas no fertilization। अगर वहां फर्टिलाइजेशन नहीं है तो हम उस काइंड को किसमें शामिल करेंगे, एलेंगी। पर अपने दिमाग में ये बैठा रहा तो देर आर टू काइंड ऑफ द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ओके। समाधान है, समाधान है, एपोमिक्सिस है, पार्थेजेनेसिस, ये सभी जो नाम बता रहा हूं ये सब किसके नाम है, एलेंगी जनन, ओके। एक आखिरी में लिख लो बच्चों, एक आखिरी में। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, जो प्राणी निषेचन नहीं कर सकते वो जनन करने के लिए कौन सी तकनीक को चुनेंगे, एलेंगी। तो उन प्राणियों के लिए एलेंगी जनन क्या हुआ, एक वरदान हुआ ना? यस सर। अरे बच्चों गॉड गिफ्ट हुआ ना? यस सर। बस तो लिख सकते आराम से। जो पादप बीज नहीं बना सकते, अच्छा बताओ, जो पादप बीज नहीं बना सकते बच्चों, उनमें फिर कौन सा विधि से जनन होगा, एलेंगी जनन या फिर कायिक जनन? ओके, कायिक जनन मतलब, कायिक जनन मतलब एलेंगी जनन तो होगा, ठीक है। चलो ज्यादा लंबा हो गया। अब अगला हमारा टॉपिक है, ये तो हो गया। अब इसको फल लेना आप ढंग से, और इसमें सर आप लोग पर डे, मैं बार बार कह रहा हूँ, रोजाना 5 से 10 क्वेश्चन बनाया करो बच्चों, नहीं कोई फायदा नहीं है। मैं अगर लाइव क्लास में होता ना बच्चों तो भी ज्यादा मैं ऐसे ही पढ़ाता, लाइव क्लास में भी मैं आपको ऐसा ही पढ़ाता, केवल उसका प्रभाव इतना पड़ता है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़कर आते हैं, और वो खुद मन से नहीं पढ़ के आते, डर से पढ़ के आते। जबकि मैंने चैप्टर नंबर उसमें पढ़ा था 8 में, अनुशासन बताया था ना, अनुशासन बताया था, नशीले पदार्थों के नियंत्रण की रोकथाम का सबसे पहला उपाय मैंने क्या बताया था बच्चों, अनुशासन। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप मेरी क्लास में, चलो बच्चों मुझे बता दीजिए, आप डर से कब तक पढ़ लेंगे, डर से कब तक कोई काम कर लेंगे? काम तो हमें किससे करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा, दिमाग से नहीं। यस सर। दिमाग से काम नहीं करना, बल्कि किससे काम करना है, दिल से, मन से। इसका अर्थ यह नहीं कि दिमाग को कहीं घर छोड़ दो, दिमाग का यूज करते हुए लिखना है बच्चों। कहीं मैंने बोल दिया दिमाग का यूज नहीं, ऐसा नहीं बोला, दिमाग का यूज करें, लेकिन जब तक आपका हार्ट को कोई बात नहीं चुभेगी ना, तब तक आपके जीवन में कभी कोई चेंज नहीं आ सकता। ये मैं फिर कह रहा हूं,
आपको कोई ना कोई बात, किसी ना किसी व्यक्ति की बात चुभनी चाहिए, या आपने उस बात को अपने दिल के अंदर बैठा लिया कि यार ये व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, समझ आ रहा है, मैं क्यों नहीं, वाई आई एम, कर सकता हूं ना। वही बात है, आज आपके परिवार में आस पड़ोस देखा होगा कि कई सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी स्कूल चला रहे हैं, कोई ऑफिस खोल के बैठे हैं, कोई सीए बन रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई, तो वो सब चीजें आप लोगों के लिए तो चालू हो गई ना, बिकॉज योर टाइम स्टार्ट नाउ, आपका टाइम ही स्टार्ट हो रहा है। अब आप चाहते हो सर, आप ये सोचते होंगे कि साहब बच्चा पहले दिन ही पैदा होते पहले दिन बोले कि साहब मेरा स्टेथोस्कोप कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, तो ये तो संभव नहीं होगा। तो बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, तो वो आपका टाइम अब चालू होगा। तो आज आप जिस व्यक्ति को देखते हैं तो उसको आप जेलिस नहीं करें, उससे आप कंपेयर भी नहीं करें, क्योंकि आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। देयर आर नो काइंड ऑफ यू, आप जैसा मेरे जैसा सेकंड कोई नहीं है सर, क्योंकि हम एक ही बहुत है, हर जीव का एक प्रकार वही होता है। आप भी नहीं चाहोगे कि मेरे जैसा कोई हो, आप जैसा कोई और हो, तो आप अकेले जो हैं बहुत अच्छे हैं और आप जैसा दूसरा कोई हो भी नहीं सकता। एक दिन आप, लेकिन वो तब करोगे जब आप उस चीज को अपने और अपने दिमाग दोनों के अंदर आप उसको लेके चलोगे, तो फिर आप देखिए आपका सपना, आपका ड्रीम पूरा जरूर होगा। चलो, तो अगला हमारा पॉइंट चालू हो रहा है बच्चों, लैंगिक जनन। तो बच्चों ये मैं बता तो चुका हूं पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चों, अब देखो लैंगिक जनन की परिभाषा मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा। सिंपल बात है इसमें क्या होगा बच्चों, देखो इसमें दो जनक होते हैं, नर और मादा। अब नर की बात हम करें, इस जनन की बात हम कर सकते हैं, इस जनन में जो जनक होंगे वो सेक्स ऑर्गन्स का यूज करते हुए नवीन संतति जन्म देंगे। और देयर आर टू टाइप ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। अगर बात हम कर सकते हैं, एक सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव, यानी कर सकते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, फीमेल। अब बच्चों तो इसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर मेल सेक्स ऑर्गन, अगर मैं बात कर सकता हूं, ये तो आप अब सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर, सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर जो सेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जो लिंगता होती है वो जो दो प्रकार की होती है, ध्यान दोगे। एक तो क्या होती है, एक लिंगी, और एक होती है द्विलिंगी, बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं उभयलिंगी। बच्चों दिख तो सबको रहा ना। और एक बात ध्यान दीजिए, हाँ, द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑर्गन के आधार पर देयर आर टू टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो प्राणी होते हैं, चाहे जंतु और पादप, जंतु दो प्रकार के, पादप भी दो प्रकार के। आराम सुनो, और अलैंगिक जनन में सेक्स ऑर्गन्स का यूज नहीं होता, बस इतना ध्यान, इसलिए उसका नाम है एसेक्सुअल, बिना सेक्सुअल प्रोसेस के। अब बात आती है बच्चों सेक्स ऑर्गन्स के आधार पर दो प्रकार के, अगर किसी प्राणी में नर जननांग है तो वह नर है, राइट सर, और मादा जननांग है तो मादा। एक लिंगी प्राणी संसार में प्राणी या तो एक लिंगी होंगे या द्विलिंगी होंगे। तो मैं जंतु पादप दोनों की बात एक साथ चलो, जो मैं बात कर रहा हूं पादपों की बात हम करें, ये अपडेट का टाइम आ गया, टाइम भी हमारे पास कम। देखो एक लिंगी की बात हम करें, जंतु की, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मानव, हाथी, घोड़े, चिंपैंजी, ये सब एक लिंगी है, क्योंकि वो एक लिंगी के आधार। अगर एक लिंगी कौन होंगे, एक लिंगी प्राणी, बच्चों एक लिंगी प्राणी फिर दो प्रकार के होंगे, या तो फिर वो क्या होगा, नर होगा मेल, या फिर क्या होगा, मादा होगा। और बच्चों हम नहीं जानते कि नर मादा की बात हम करें, हमारे संबंधों की बात में हम करें, हमारे जो रिलेशंस होते हैं उनमें भी सर दो ही प्रकार की जातियां होती है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, समझ आ रहा है आपके, लड़का लड़की, ही सी, ये तो कॉमन सी बात है। जैसे चाचा चाची, तो चाचा नर तो वो कॉमन सी बात बच्चों। और रिलेशन में हमारे कई प्रकार के काइंड, लेकिन ये जो चाचा चाची, नाना नानी, बुआ फूफा, ये जो भी होता है ना, ये केवल मानव में होते हैं। किसी गाय के रिलेशन थोड़ी होता है, गाय के अंदर थोड़ी होता है वो उसकी जीजी है, वो उसकी दीदी है, वो उसकी वो जा रही है, इनमें लेकिन इनमें भी बच्चों, इनमें भी तो वंश तो होता ही है, क्योंकि गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, गेहूं, जौ, चना, मक्का, बाजरा, इनका भी हमारी तरह ही
नवीन संततियों की उत्पत्ति होती है, उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये अलग बात है कि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके अंदर उसका ब्रेन का स्किल सबसे डेवलप है, इसीलिए वो संबंधों को मानता है। संबंध जैसे माना जा रहा दादी दादा, भाई बहन, चाचा चाची, पापा, ये रिलेशन केवल हमारे में, और ये रिलेशन होने का रीजन केवल इतना है क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है। हम लोगों में लोक लाज शर्म, और हम लोगों में सबसे बड़ी बात हमारे वाणी कौशल, भाषा कौशल, और सबसे बड़ी बात हमारे बुद्धिमत्ता सबसे ज्यादा है। मनन है, चेतन है, चिंतन है, ये सारे गुण केवल मानव के अंदर है। और कारण क्या है? लार्जेस्ट, यानी कारण द प्रेजेंस ऑफ द लार्जेस्ट ब्रेन, यानी हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जो भाग ब्रेन होता है बाकी जंतु की तुलना में। ठीक है, अब देखो इतना ज्यादा नंबर। अब बात आती है बच्चों कि जिसमें नर जननांग है वो नर है, और मैंने आपको 2-3 दिन बता रहा हूं कि इन अंगों के अलावा बाकी सारे अंग क्या कहलाते हैं? कायिक अंग कहलाते हैं। और कायिक अंग नर और मादा में कॉमन होते हैं, इसीलिए कभी भी हमने ये नहीं पढ़ा होगा नर पाचन तंत्र, मादा पाचन तंत्र, नर कोशिका, मादा कोशिका, क्योंकि वो सभी में कॉमन होती है। ये ध्यान से सुनना। हाँ, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो देयर आर 2 टाइप। अब बात हम यूं कह सकते हैं, मैं यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ बच्चों। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कह सकते हैं या फिर सेक्स ऑर्गन्स है, ये 2 टाइप होते हैं, नर जननांग, ओके, और मादा जननांग। अब मैं एक साथ लिख रहा हूं बच्चों, एक अब मादा जननांग जिन्हें हम कह सकते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओके, और ये क्या हो गए? मेल सेक्स ऑर्गन, ओके। अब जो नर जननांग को बच्चों क्या करें? नर जननांग की बात हम करें तो नर जननांग को हम लोग पादवों की बात हम करें, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। पादवों में क्या कर सकते हैं? पुंदानी, बच्चों लिख रहे हो क्या? पुंदानी दिख रही होगी, पुंदानी। यस सर। ये एंथेरिया, एंथेरिया नर जन पुंदानी कहते हैं, या फिर उन्हें क्या कह सकते हैं? वर्षण, ओके। तो मैं यहां लिख रहा हूं इन प्लांट्स, पादपों में उसे हम लोग पुंदानी कहते हैं नर जननांग को, या फिर केवल पुंदानी या नर जननांग, या फिर एंथेरिया। और जंतु की बात हम करें, जंतुओं में हम इसे क्या कर सकते हैं? वृषण, यानी टेस्टिज, ओके बच्चों, वृषण। अब अगर मादा जननांग, मादा जननांग जो होता है प्लांट में, मादा जननांग को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्केगोनिया, आर्केगोनिया या स्त्रीदानी। बच्चों ये बोलते हैं किनमें? बोलते हैं बताऊं आपको, कवक, शैवाल, ब्रायोफाइटा, ओके। हाँ, एक बात जान दो, हाइयर जो प्लांट्स होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में नर जननांग को बोलते हैं पुमंग। अगर सुना हो तो पुमंग, पुमंग सुना होगा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अच्छा, आर के, अच्छा स्त्रीदानी, और या फिर इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओके। ये किसे बोलेंगे? जंतु में। अब एक बार ध्यान, थोड़ा सा मैं और लिख दूं, पादपों के अंदर जो आपके पुष्प प्लांट हो, पादपों के अंदर जो पुष्प होते हैं उनमें नर जननांग, तो नर जननांग को हम लोग यूं कहते हैं, आवर्त का तो क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुमंग, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम बोलते हैं, उसके लिए प्रतीक आता है, ए आता है। ये ध्यान से सुनोगे, पुमंग, ओके। और मादा में जो आवर्त बीज पादप होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जायान, जायान या गायनोसियम, गायनोसियम, इसका प्रतीक आता है जी। आप इसमें इतना ज्यादा ना जाते हो, सिंपल बात कर रहा हूं बच्चों। सेक्स ऑर्गन्स निम्न वर्ग के जंतुओं से लेकर उच्च वर्ग के जंतुओं तक है। तो निम्न वर्ग के जो जंतु होते हैं उनमें नर जननांग और मादा जननांग के नाम से कह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग हायर प्लांट्स में जाते हैं और हायर एनिमल्स में जाते हैं, अगर हम एनिमल्स में जाते हैं बच्चों, एनिमल्स में जाते हैं कोडेटा, तो सभी कोडेटा प्राणियों में नर जननांग को हम बोलेंगे टेस्टिज, या फिर बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। और मादा जनतंत्र बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। अब जनरली इसमें ज्यादा ना जाते हो, इसमें अब हम लोग मानव में आते हैं। मानव में प्रमुख जननांग नर में वर्षण और मादा में क्या है? अंडाशय। अंडाशय। इन जननांगों के आधार पर अगर बात हम करें
तो प्राणियों की जो सेक्सुअलिटी, अभी मैंने लिखा था, अभी मैंने लिखा था लिंगता। लिंगता दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। अभी लिखा ना मुझे आपके सेक्सुअलिटी। Yes, sir. सेक्सुअलिटी, ओके। वो दो प्रकार की। नंबर 1 है एक लिंगी, ओके, जो बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। और दूसरा है बच्चों, जल्दी यहां लिख रहा हूं, दूसरा है बाइसेक्सुअल। अब देखो, एक लिंग की बात हम कर, अब एक लिंग में एक लिंग में फिर दो प्रकार का होगा। पहला कौन होगा? या तो नर, या फिर क्या होगा? मादा। तो नर में क्या होगा? एक लिंगी नर, एक लिंगी मादा। अब नर में कब? जब उसके अंदर जन्नांग, नर जन्नांग, यानी क्या हो? या तो वर्षण, या फिर क्या हो? नर जन्नांग। बच्चों ज्यादा टाइम खराब ना कर दो, ओके। जंतु है तो वर्षण या नर जन्नांग, और पादों में नर जन्नांग को अभी आपने क्या नाम दिया था? पुष्प, पादों में पुमंग दिया था। ये होगा तो नर जन्नांग होगा तो नर होगा। अगर मादा जन्नांग होगा तो मादा जन्नांग में क्या होगा? अंडा से, या फिर मादा जन्नांग कह सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? जायांग। अब बच्चों जायांग में यहां लिख रहा हूं प्लांट्स के लिए, आप समझ तो पा रहे हो मुझे अपेक्षा है, और ये यूज करते हम लोग। हाँ, अलग बात है कि जायांग में फिर अंडा से होता है। तो ये आप ध्यान दोगे कि एक लिंगी की बात हम करें। अब एक लिंगी, सभी जंतु एक लिंगी होता है। एक उदाहरण क्या लिखोगे? जैसे बात हम करें मानव की, मानव, गाय, भेड़, बकरी, ये तो लिख सकते हो। गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ये तो हो गए पादों में, ये सब एक लिंगी होते हैं। सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, सब, चूहे, बिल्ली, ये सब एक लिंग। अब एक लिंग में क्या होंगे? एक लिंग बच्चों वो क्या होंगे? नर। जैसे मानव एक लिंगी है, द्विलिंगी एक लिंगी है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन है। अब एक सेक्स, अगर वो वर्सन है तो मेल, और टेस्टी अगर वो ओवरी है तो फीमेल। ओके बच्चों, तो लिंग, हाँ, तो हम लोग यूनिसेक्सुअल है, ये ध्यान दोगे। द्विलिंगी मत बोल देना, क्योंकि द्विलिंगी से बोलते हैं वह प्राणी या पादप जिसमें दोनों जन्नांग एक में पाए जाए। जैसे कि अगर बात हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका केचुआ, कछुआ नहीं, केचुआ। केचुआ देखोगे जो बरसात निकल रहा होगा, अभी देखना। अगर देख रहे हैं तो अभी बरसात आई है, अभी आप अपने बाहर जाकर देखो, मिट्टी में पता लग जाए, बहुत लंबे लंबे दिखाई देंगे। केचुआ, ओके। यस सर। है, जोक है, नेरीज है, ये सब के सब कौन है? द्विलिंगी, ओके, द्विलिंगी है, ओके सब। अब एक लिंगी में इनके अलावा के बाद हम सब एक लिंगी है। और पादपों में द्विलिंगी कौन? वे पादप जिनमें दोनों जन्नांग हो, जैसे कि मटर। अगर बात हम करें, मटर है, आप लोगों का सरसों है, गुड़हल है, बैंगन है, टमाटर है, मिर्च है, क्योंकि इनके जन्नांग कहां होंगे? पुष्प में। तो यदि किसी पादप के पुष्प में दोनों जन्नांग है, नर जन्नांग पुमंग यानी पुंकेसर और जायांग, और ये तो पढ़ा होगा बच्चों, 11वीं क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा कि एक फ्लावर में 4 भाग होता है भाई, दलपुंज, पुमंग और जायांग। आप क्या सोच पढ़ाया? तो याद है? थोड़ा सा पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है बच्चों तो 9th में पढ़ा होगा, 9th वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो पुष्प पादप का जन्नांग है आवर्त बीजी पादपों में और अनावर्त बीजी में, ये ध्यान दोगे। और आपके चारों जो भी पादप है बच्चों जिनमें पुष्प आ रहे हैं वो आवर्त बीजी, ये दिमाग में रख लो आपको, ठीक है? आपके चारों तरफ को, क्योंकि अनावर्त बीजी पादप हमारे यहाँ राजस्थान के यहाँ तो नहीं होंगे तो बहुत ही कम होंगे, यानी वो आपके घर में